हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड में हम लोग ग्रुप 13 कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। मैंने ग्रुप 15, 16, 17, 18 के ऊपर पहले ही एपिसोड्स बना चुके हैं, तो आप पहले उसे चेक कर सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 15, 16, 17, 18 करें, फिर 13 और 14 पे आएँ, क्योंकि 13, 14 रिलेटिवली ईजियर हैं और सवाल ज़्यादा आने के चांसेस 15, 16, 17, 18 से ही है, क्योंकि वो क्लास 12th के पार्ट में है। तो इसीलिए पहले तो वो फिर ये, हाँ लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, इसे भी कवर करना है। तो पहले वो फिर ये, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप 13 पे आते हैं। अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो सबके अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं। ग्राउंड में मेरे घर के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें बच्चे भर गए हैं और रिकॉर्डिंग में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, सब चिल्ला रहे हैं, पागलों की तरह गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और रिकॉर्डिंग में हाँ दिक्कत आ रही है। आई एम सॉरी अगर आपको बीच में कुछ गाड़ी के हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई दे, रॉयल इनफील्ड के बुब 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 की आवाज़ सुनाई दे, या फिर मेरे सामने वाले ग्राउंड के दोस्तों की गालियाँ सुनाई दे। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप 13। चलिए, हाँ, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन देने से पहले, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर एक्चुअली, तो इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है पी ब्लॉक के बारे में, इन जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम लोग उसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। हर ग्रुप का, ग्रुप 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18 का सबका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि दिया हुआ है, maximum oxidation state shown by p block element is equal to the total number of valence electrons। मतलब उस ग्रुप, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल s में जितना इलेक्ट्रॉन और p में जितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, यही उसका क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स +5 शो कर सकता है, ठीक है, कार्बन मैक्स टू मैक्स +4 शो कर सकता है, उससे ज़्यादा तो शो नहीं कर सकता। तो वही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब जो पी ब्लॉक में क्या होता है कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं वो सब दो के फ़र्क पे आते हैं। मतलब कि अगर कार्बन का जैसे 4 है तो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल वाला उसका 2 होगा। ठीक है, हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे जाते हुए देख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी कि हमेशा 2 के अंतर पे होता है, एक +5 होगा तो दूसरा +3 होगा। तो पी ब्लॉक में 2 के अंतर पे होता है और डी ब्लॉक में 1 के फ़र्क पे होता है। ठीक है, तो हम लोग डी ब्लॉक में इसको भी पढ़ेंगे। In boron, carbon and nitrogen families, the group oxidation state is most stable state for lighter elements in the group। तो ये बोल रहा है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिलीज, तो इसका मतलब है कि बोरोन फैमिली जैसे उसमें +3 होता है, कार्बन में +4 होगा, नाइट्रोजन +5 होगा, तो लोअर मेटल्स के लिए, मतलब लाइटर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तुम अगर नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में, नीचे अगर ग्रुप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घट जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही घट जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। मतलब कि अगर तुम्हारा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो जब जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे गए, ठीक है, जैसे जैसे नीचे गए तो बिस्मथ तक जाते जाते क्या होगा कि +3 का स्टेबिलिटी जो है वो +5 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा कि हम लोग बिस्मथ का +3 ही मानते हैं, +5 उसका नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कि ऊपर में तो तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और नीचे जाते जाते तुम्हारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका रीज़न शॉर्ट में ये है कि नीचे जाके जो अट्रैक्शन है, जो एफ का ऑर्बिटल आता है, वो एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर उतना अच्छा नहीं है, तो जो 6s का इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील करता है, उसको लगता है कि न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, तो इसीलिए वो जाना नहीं चाहता। तो सिर्फ पी वाला ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जो एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकलता, वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहता है, वो कहीं नहीं जा पाता। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2 का फ़र्क होता है। 2 का फ़र्क कैसे आ रहा है, क्योंकि वो एस का इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, इसीलिए इनर्ट पेयर, वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। हेवीएस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर। जनरल फैक्ट है, मैंने बस ये लाइन लिख दी क्योंकि ये लाइन डायरेक्टली उठ के आ सकती है, इसीलिए नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा ही। फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट इन साइज एंड प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तब देखो, अब बात यह है कि जो फर्स्ट मेंबर है, जो कि सेकेंड पीरियड का मेंबर होगा, हर ग्रुप का, ये सब ग्रुप का फर्स्ट मेंबर एक्चुअली सेकंड पीरियड का मेंबर होगा। और हम लोग को पता है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कुछ अनोमलीज आता है, मतलब सेकंड पीरियड कंपेयर टू थर्ड पीरियड हमेशा कुछ हर चीज़ में कम होता है, एक अजीब सा एक्सेप्शन आता है सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में।
ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 का होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज़ छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेकेंड पीरियड में हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे, सब रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में सबकी प्रॉपर्टीज़ एनोमलियसली आ जाएंगी। ग्रुप 15 में मैंने कवर किया था तो उसमें नाइट्रोजन की एनोमलियस प्रॉपर्टीज़ थी, तो ऐसे ही सारे ग्रुप में आ जाएगी। तो ग्रुप, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड द सेकेंड रो एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब ये है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने आप से और सेकेंड पीरियड के बाकी एलिमेंट से एक स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से नहीं बनाता वो। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स। हेवियर मेंबर फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। जो हेवियर मेंबर्स हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, फर्स्ट पीरियड के मेंबर्स हैं, वो कुछ नहीं करते। हाँ, सॉरी फॉर द पॉज। तो हम लोग वापस आते हैं। तो हेवी मेंबर्स फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड्स एंड लोअर मेंबर्स, द फर्स्ट जो सेकेंड पीरियड का जो मेंबर्स है वो सब अपने आप से और दूसरे सेकेंड पीरियड के मेंबर से स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक और बात लिखा हुआ है कि हेवी मेंबर्स डी पाई पी पाई बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग, एक लाइन है, बस लाइन याद ध्यान में रखना है। एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन द पी ऑर्बिटल्स, दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी देन पी पाई पी पाई। ठीक है, ये बात समझ में आया। डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो पी ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। हम लोग को पता है कि ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर डी ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है पी ऑर्बिटल से, तो ऑब्वियसली उसके कारण स्टेबिलिटी कम होगा मॉलिक्यूल का। तो इसीलिए डी ऑर्बिटल को हायर एलिमेंट्स यूज़ करते, लोअर एलिमेंट्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम लोग अब ऑफिशियली ग्रुप 13 शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रुप 13 को जल्दी से शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। तो ग्रुप 13, तो हम लोग एक पहले सबके बारे में पढ़ेंगे बोरोन। बोरोन इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल बट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरोन मोस्टली। मतलब कि बोरोन एक नॉन मेटल, टिपिकल नॉन मेटल है वो, और एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एल्यूमिनियम का, वो बोरोन को रिजेंबल करता है बहुत, काफ़ी हद तक। ठीक है, फिर आता है गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये चार, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, ये चारों पूरे मेटालिक हैं। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स हुआ हमारे पास। बोरोन विच इज़ टिपिकल नॉन मेटल विच इज़ एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम विच इज़ अ मेटल बट रिजेंबल्स बोरोन इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर आता है गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, दे आर एक्सक्लूसिवली मेटालिक। ओके, फिर अकरेंस में क्या होता है, जैसे कि बोरोन, सबका अकरेंस हम लोग देखेंगे तो बोरोन इज क्वाइट रेयर। एनसीईआरटी बोलती है बोरोन रेयर है। ठीक है, इट इज़ फाउंड एज ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3, बोरैक्स एंड कर्नाइट। ये 3 फॉर्म में जिसमें हम लोग को बोरोन मिलता है। ये तीनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम दे के फॉर्मूला पूछ सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन बोरैक्स पूछ ले या कर्नाइट पूछ ले। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरैक्स इज Na2B4O7.10H2O। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हम लोग इसी एपिसोड में बाद में देखेंगे बोरैक्स में क्या गड़बड़ है। ठीक है, और कर्नाइट Na2B4O7.4H2O। तो बोरैक्स और कर्नाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस वाटर क्रिस्टलाइजेशन का फ़र्क है। ठीक है, एक में 10 है, एक में 6 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 10 वाटर है बोरैक्स में और कर्नाइट में 4 वाटर है। ओके, अब आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। तो बोरोन का 2 आइसोटोप, एक बेंटेन मतलब B10 एक B10 और एक B11। ठीक है, ऑब्वियसली B11 ज़्यादा प्रोमिनेंट है और B10 कम, लेकिन काफ़ी हद तक B10 भी है क्योंकि 20% किसी आइसोटोप का होना मतलब वो मेजर आइसोटोप्स में से है। तो B10 और B11 2 आइसोटोप्स है बोरोन के। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। हम लोग ऑकरेंस का ऑर्डर याद किए थे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सिलिकॉन, थर्ड एलिमेंट अपना एल्यूमिनियम, और पहला मेटल तो एल्यूमिनियम ही भी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल से। तो इसीलिए एल्यूमिनियम इज़ द फर्स्ट मेटल, इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल
ठीक है। एल्यूमिनियम इज फाउंड मेजरली थ्रू बॉक्साइट Al2O3.xH2O, ठीक है, ये होता है अपना बॉक्साइट, और क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है। ये होता है एल्यूमिनियम का दो सोर्सेस। निहोनियम इज अ सिंथेटिक एलिमेंट, ओके, निहोनियम इज अ सिंथेटिक एलिमेंट, वो बनाया गया है और उसका हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम है, 20 सेकेंड्स, एंड इट इज़ ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव। तो इसलिए उसका ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाया, केमिकल स्टडी उसका ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग बस थैलियम तक कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। तो इन सभी में क्योंकि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस है कि NS2 NP1 का ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, NS2 NP1। नाउ बोरोन एंड एल्यूमिनियम हैव अ नोबल गैस कोर। अब नोबल गैस कोर का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर बोरोन और एल्यूमिनियम के अंदर जो कोर है वो किसी नोबल गैस का, जैसे कि बोरोन के अंदर हीलियम का कोर है, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो उसके अंदर क्या है, बोरोन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो जो 1s2 है वो 1s2 किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम को। किसको रिप्रेजेंट करता है 1s2, हीलियम को। अब हीलियम के ऊपर तुम क्या चढ़ा दियो, 2s2 2p1, ठीक है। तो जो कोर है वो हीलियम का है। वैसे ही सिमिलरली एल्यूमिनियम में किसका कोर आता है, नियॉन का, ठीक है। 1s2 2s2 2p8 3s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो जो 1s2 2s2 2p6 है, ये पूरा ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे इस पार्ट को, तो क्या बनेगा, नियॉन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग नोबल गैस कोर का ये मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर में एक नोबल गैस का एक स्ट्रक्चर है मान लो, और उसके ऊपर से तुम इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, ठीक है। गैलियम इंडियम में क्या डिफरेंस है, उससे नोबल गैस पे 10d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अगर, तो जिंक के बाद, जैसे कि जिंक के बाद आता है वो, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 4s2 4p1। तो ये जो 3d10 आया, 3s2 3p6 तक तो तुम्हारा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन था, तो वहाँ तक तो नोबल गैस हुआ। उसके बाद 3d10 आया, तो नोबल गैस कोर प्लस d10 प्लस NS1 NS2 NP1, ठीक है। गैलियम और इंडियम में इस तरह का कोर रहता है, नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स का कोर। एंड सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, थैलियम में भी इसी तरह से नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स का कोर रहता है, ठीक है। उसमें f ऑर्बिटल का भी रोल प्ले होना शुरू हो जाता है थैलियम में, ओके। एटॉमिक रेडियस जनरली हम लोग हमें बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप बढ़ता ही है, इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ल्ड फेमस एक्सेप्शन है, गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम। मतलब ये एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पे आगे वाला एलिमेंट छोटा हो जा रहा है पीछे वाले से, ठीक है। इक्वलिटी तो हमने जर्कोनियम हफेनियम में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पे ये छोटा हो जा रहा है, गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। एक बात ध्यान में रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद हो ही जाता है, गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयर इज अ डिसकंटिन्यूड आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखो, अब कोई रैंडम ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा रैंडम ऑर्डर है, क्योंकि बात यह है कि इस ग्रुप में बहुत चीज़ों का इफेक्ट लग रहा है। एक तो साइज़ गड़बड़ है गैलियम एल्यूमिनियम का, फिर बीच में d इलेक्ट्रॉन f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग आ जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ मतलब गड़बड़ कर रही हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो किसी चीज़ से, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से, ना एनसीईआरटी में जस्टिफाई किया हुआ है ये ऑर्डर एग्जैक्टली कैसे आया, तो इसका बस हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे इसको याद करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, बी मतलब बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम से बगल में कोड लिखा हुआ है, बिना थैले गया ऑल इंडिया, बिना थैले गया ऑल इंडिया, ओके। ये बात समझ में आया, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रहना चाहिए। साइज में गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम याद रखना है, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में पूरा ऑर्डर ही याद रखना है, बिना थैले गया ऑल इंडिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ एक गड़बड़ होता है, बोरोन जो है वो सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि बोरोन क्या है, नॉन मेटल, बोरोन क्या है, नॉन मेटल, तो वो सबसे आगे आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उस ग्रुप में। तो डाउन द ग्रुप बढ़ तो रहा है, लेकिन बोरोन थैलियम के भी आगे आ जाता है फिर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अच्छा हाँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स साथ में
जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए लिंक में, वो नोट्स आप साथ में देख देख के फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट का फिर मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर आप नोट्स को रेफ़र करके नहीं पढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप नोट्स को या तो फ़ोन में डाउनलोड करके PDF की तरह पढ़ें, या फिर प्रिंट करवा लें, या फिर खुद से कॉपी कर लें। एक बार खुद से लिख लेंगे, याद भी हो जाएगा, खुद से कॉपी कर लें और फिर उसके बाद पढ़ें, तो उससे आपको याद जल्दी होगा, रिटेन अच्छे से होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप सारे एपिसोड्स में यही करें कि नोट्स के साथ पढ़ें, वरना याद नहीं होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, बोरोन इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड। बोरोन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, फेमस है अपने हार्डनेस के लिए, नॉन मेटालिक होते हुए इतना हार्ड है। बोरोन इज़ नॉन मेटालिक, आइकोसाहेड्रल शेप्ड। आइकोसाहेड्रल एक शेप होता है, उसमें 20 फेसेस होते हैं। ठीक है, उसका जो क्रिस्टलाइन शेप है बोरोन का, वो वैसा शेप होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड इज अ ब्लैक कलर सॉलिड. It is a high melting point due to very strong crystalline lattice. It is a high melting point due to very strong crystalline lattice. जिसके अंदर जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, आइकोसाहेड्रल शेप बोला मैंने, उसी के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, जस्ट सॉफ्ट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मतलब बेसिकली बोलने का बात ये है कि बोरोन हार्ड होता है, बोरोन काफ़ी हार्ड होता है. उसके बाद जो है एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, ये सब जो है ये सब सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये प्रॉपर्टीज़ इनकी इन जनरल. ठीक है, गैलियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. गैलियम जो हम लोग जानते हैं लिक्विड के हाथ में लेते ही लिक्विड बन जाता है. मुट्ठी में अगर बंद कर लेंगे गैलियम को तो लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, गैलियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. सो इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर. इसको हम लोग थर्मोमीटर में यूज़ कर सकते हैं. कैसे? अब देखो पिघल तो गया वो जल्दी से, तो ऑब्वियसली थर्मोमीटर एक लिक्विड की तरह काम कर सकता है. और क्योंकि वो बॉयल नहीं होगा तो हम लोग उसको कन्फर्म से बात कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर्स पे अगर मेजर करने होंगे तो वो बॉयल नहीं हो जाएगा. तो इसीलिए गैलियम इज़ यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स. ठीक है, नाउ डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. मन में लग सकता है कि बोरोन तो हार्ड है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. डेंसिटी इंक्रीजेज मतलब कि थैलियम का डेंसिटी बोरोन से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी बोरोन से ज़्यादा है. ठीक है, इट इज़ यूनिफॉर्म ऑर्डर. और ये याद रखना है कि डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. इट इज़ इंपॉर्टेंट. अगले पेज पे आते हैं हम लोग. ओके, हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज. बोरोन डज नॉट टेंड टू फॉर्म +3 आयंस. अब देखो बोरोन +3 आयंस नहीं बनाता. क्यों नहीं बनाता? क्योंकि हम लोग को पता है कि बोरोन क्या है, एक नॉन मेटल है. और नॉन मेटल ऑब्वियसली +3 मतलब देखो बात ये कि बोरोन का +3 क्यों बनाएगा वो. ठीक है, क्यों बनाने वाली बात आ जाती है. उसका जो S है, जो 2s है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता. ठीक है, तो बोरोन +3 तो नहीं बनाता, आयंस नहीं बना पाता. कोवेलेंट कंपाउंड्स वो बना लेता है फिर भी. अब नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली +3 का आयंस तो नहीं बनाएगा. हम लोग को पता है कि नॉन मेटल्स जो है वो पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते. दे कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद ईच अदर बट दे डोंट फॉर्म आयंस, कैटायंस. ठीक है, इसलिए अब बोरोन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतना ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा होने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज कैसे ला सकता है. तो इसीलिए उसमें हम लोग नहीं मानते, बोरोन को मानते हैं कि वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है. एल्यूमिनियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इट फॉर्म्स Al+3 एंड सबको पता है बहुत सारे कंपाउंड है एल्यूमिनियम के. इन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 एंड +3 आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम में दोनों +1 और +3 दोनों आते हैं. तो हम लोग क्या पता चला इससे, बोरोन +3 आयन नहीं बनाता, एल्यूमिनियम +3 आयंस बनाता है. +3 आयंस ही बनाता है एक्चुअली, एल्यूमिनियम +1 नहीं देखने को मिलेगा. और गैलियम, इंडियम, थैलियम इन तीनों में +1 और +3 दोनों हम लोग को ऑब्जर्व होता है. हाँ, अब डाउन द ग्रुप वही इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात आ जाती है. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3. तो +3 का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप घटता है. ठीक है, +3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटता है. और +1 का स्टेबिलिटी जो कि 2 यूनिट्स लेस देन ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट है, उसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है. तो ये बात ध्यान रखने का है. नाउ अब एक और सवाल, मतलब कि काफ़ी अच्छा सवाल है ये. कंपाउंड्स इन +1 आर मोर आयनिक देन इन +3. तो ये बात दिमाग में चुप सकता है कि +3 है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा आयनिक होना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं होता. हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर जो देखते हैं वो हम लोग फाई से देखते हैं. फाई होता है चार्ज डेंसिटी.
ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो +3 वाला कंपाउंड होगा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइज उतना ही है और +3 है तो चार्ज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली +3 वाले का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं ये बात फजांस रूल से कि जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और ऑब्वियस ये बात है अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है। सो कंपाउंड्स इन +1 आर मोर आयनिक दैन इन +3, ठीक है। तो +1 वाले जो कंपाउंड्स है वो +3 वाले से ज़्यादा आयनिक होते हैं। तो बात को दिमाग में बैठा के रखना है, मतलब याद ही नहीं करना है इस चीज़ को, हमेशा फाई को यूज़ करना है, हमेशा चार्ज अपॉन साइज को हमेशा यूज़ करना है। चार्ज अपॉन साइज इज प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ये डब्बे को पूरे दिमाग में बना के रखना है हमेशा, ठीक है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने का है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप घटता है। ठीक है, हम लोग कुछ रिएक्शंस पे आते हैं इन हैलाइड्स की, जैसे कि BCl3 जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, जब हम लोग NH3 के साथ देंगे तो वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना लेता है। अब ऐसा क्या होता है, बोरोन एक्चुअली वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल को भरने के लिए वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एकदम उत्सुक रहता है। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, अमोनिया अपना लोन पेयर बोरोन को दे दिया, तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही MCl3 + H2O जैसे हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन है MOH4, ठीक है। OH4 क्यों हुआ, 3 OH लगने के बाद जो चौथा OH है वो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, जिसके कारण इसका ऑर्बिटल भर जाए, ठीक है। सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, सबको ऑर्बिटल भरना चाहता है ना। AlCl3 + H2O, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक बिहेवियर सामने आता है कि एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ मिलके अगर बेसिक मीडियम हुआ तो MOH4 बनाएगा, मतलब AlOH4 बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एसिडिक मीडियम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो AlH2O6 बनाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है जो प्रोडक्ट्स है उसमें, ठीक है, ये बात को ध्यान रखने का। अब क्या होता है कि जब एसिडिक मीडियम होता है तो वाटर जो वो आयनाइज नहीं होता कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, ठीक है, तो वाटर ऐसे का ऐसा वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ओके। एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और +3 का। सो AlCl एल्यूमिनियम यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। हाँ, जो इसका जो हैलाइड्स है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट डाइमराइजेस टू गेट स्टेबिलिटी। बोरोन का कोई भी हैलाइड डाइमराइज नहीं करता है, ठीक है। बोरोन कोई भी हैलाइड डाइमराइज करके स्टेबिलिटी नहीं लाता, एल्यूमिनियम का हैलाइड डाइमराइज करके स्टेबिलिटी ले आता है, ओके। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, हम लोग रिएक्टिविटी में थे तो हम लोग एयर की तरफ पहले शुरू करते हैं। तो एयर की तरफ रिएक्टिविटी, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरोन जो अपना नॉर्मल क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, इट इज़ नॉन रिएक्टिव। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम क्या बना देता है, ऑक्साइड लेयर बना देता है, अपना ही प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है उसके ऑक्साइड का Al2O3 का, जो कि फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी मतलब एक लेयर रिएक्ट करने के बाद फिर रिएक्ट नहीं करता। बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म तो अनरिएक्टिव हम लोग को पता है, लेकिन बोरोन का जो अमॉर्फस फॉर्म है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, मोज़ेन बोरोन उसको बोलते हैं। तो वो जो अमॉर्फस बोरोन है वो रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके B2O3 बना देता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ मिलके Bn बना देता है, ओके। एसिडिक नेचर में, अब एसिडिक नेचर देखो ऑब्वियसली बात है कि नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप घटेगा, ठीक है। तो B2O3 इज मोस्ट एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम आर एम्फोटेरिक, इंडियम थैलियम आर बेसिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करने का मैंने तरीका बताया था, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड, इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे सारे के सारे एम्फोटेरिक होंगे। ये मैंने नाइट्रोजन फैमिली में समझाया है अच्छे से, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछी जाती है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, बेसिक है। तो बेसिक एसिडिक तो एक तरह से देख के पता चल जाता है कि अच्छे मेटल्स हैं तो उनका बेसिक ही होगा और नॉन मेटल्स है तो उनका एसिडिक ही होगा, लेकिन एम्फोटेरिक में गड़बड़ हो जाता है। तो एम्फोटेरिक के लिए याद रखना ज़रूरी है कि किसके किसके एम्फोटेरिक होते हैं, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, ठीक है, तो ये याद रखना है। नाउ
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज, बोरोन पहला बात तो याद है, बोरोन क्रिस्टलाइन बोरोन एयर से भी नहीं रिएक्ट कर रहा था, वही बोरोन अब एसिड और एल्कली से भी नहीं रिएक्ट करता, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, हीट करने के बाद भी थोड़ा सा वो रिएक्ट नहीं ही करता। ठीक है, एल्यूमिनियम अपना एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पे। एल्यूमिनियम reacts with HCl to form AlCl3 and H2 which is the behavior as a metal, as a basic metal। ठीक है, और एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो AlOH4 बना दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था। तो इट इज़ एन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। कॉन्क HNO3 के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता, वो एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है सरफेस पे, वही ऑक्साइड लेयर जो कि एयर से रिएक्शन में भी उसको प्रिवेंट करता था, वही लेयर बन जाता है, तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, हैलोजेंस के टुवर्ड्स सारे का एक ही रिएक्शन है, EX3 टाइप बनता है। ठीक है, और सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट TLI3। TLI3 इज गुड, मतलब कि अच्छा सवाल बन सकता है। अब देखो थैलियम में क्या है, हम लोग को पता है कि थैलियम तक जाते जाते +3 का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाता है और +1 का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थैलियम क्या करता है, +3 नहीं बनाता, वो +1 बनाता है। थैलियम +1 और I3- जो है और थैलियम प्लस, ये दोनों रिएक्ट करके TLI3 बनाता है। ये नहीं लगना चाहिए कि TL3+ है और I 3 अलग अलग आयोडीन का आयंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। I3- एक सिंगल है, I3- बनता है, पता है सबको। I3- को TL+ के साथ जोड़ दिए तो TLI3 बन गया। ठीक है, उसके अलावा TLI3 के अलावा बाकी सारे जो हैं वो तुम्हारे जनरल हैलाइड्स जो कि प्लस मेटल का चार्ज +3 और हैलाइड का चार्ज -1 ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के ऊपर। तो बोरोन में पहला कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बोरैक्स। बोरैक्स के बारे में मैंने कहा था कि कुछ बताएंगे जो गड़बड़ है। बोरैक्स में गड़बड़ ये है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2B4O7.10H2O और उसके नीचे लिखा हुआ करेक्ट फॉर्मूला इज Na2B4O5OH4.8H2O। बात ये NCERT में दोनों फॉर्मूले दिए हुए अलग अलग जगह पे, और स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो नीचे वाला फॉर्मूला ज़्यादा सही है, Na2B4O5OH4.8H2O। तो अगर सवाल आता है कभी अगर सवाल आता है क्रिस्टल वाटर बोरैक्स में कितना है, तो अगर 8 ऑप्शन में है तो पहले 8 करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस करेक्ट फॉर्मूला के अनुसार 8 वाटर है उसके अंदर। लेकिन अगर गलत फॉर्मूला लिखते जो कि एक सॉर्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि सबको इकट्ठा कर दिया गया अजीब तरह से, उसके अंदर 10 है। तो अब देखो बहुत बार ये हो सकता है कि ऑप्शन में 8 ना हो, ये हो सकता है, काफ़ी चांसेस है। तो ऑप्शन में अगर 8 हो तो 8 मारो, अगर 10 हो तो 10 मारो। लेकिन अगर 8 और 10 दोनों हैं तो ऑब्वियसली 8 के साथ जाना है, 8 इज़ अ बेटर चॉइस। ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ ये है। तो ये गड़बड़ था बोरैक्स के अंदर, बाकी ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, बस यही गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ओके, बोरैक्स कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स मतलब यही 4 न्यूक्लियस होता है, बोरोन का 4 न्यूक्लिया अलग अलग, ऐसा मानते हैं हम लोग। B4O5OH4 2- का जो एक न्यूक्लियस हम लोग मानते हैं इसको, और उसमें 2 सोडियम का आयंस रहता है। ठीक है, क्रिस्टल वाटर कितना है, 8। तो बात को ध्यान में रखना है। Na2B4O7 + H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे इसका, इसमें पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, पानी डालेंगे तो एक्चुअली NaOH + H3BO3 बनेगा। ठीक है, और बोरैक्स + बोरिक एसिड जब एक साथ हो जाता है, मतलब कुछ बोरैक्स पहले वाला होगा, वो जो बोरिक एसिड नया बनेगा, वो दोनों मिलके एक बफर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बफर, उसको बोलते हैं बोरेट बफर। ठीक है, उसका pH होता है 9.2, हर बफर का एक pH होता है ना, तो pH होता है उसका 9.2। तो बोरिक एसिड और बोरैक्स मिलके एक बफर बना लेते हैं, बोरैक्स बफर, इसका pH होता है 9.2। अब इसका हीटिंग देखते हैं। बोरैक्स को जब हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, जिसके अंदर जो वाटर था सारा वाटर उड़ गया, वाटर उड़ने के कारण वो फूल जाएगा। ठीक है, वो स्वेल अप हो जाएगा, और स्वेल अप होने के बाद उसको दोबारा से हीट करेंगे तो NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरोन ऑक्साइड, ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं। अगर बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ा होगा, सॉल्ट एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस जो बोलो उसको, उसमें पढ़ाया जाता है कि कैटायन का एक टेस्ट होता है बोरैक्स बीट टेस्ट। ठीक है, तो बोरैक्स बीट टेस्ट में भी हम लोग यही बीड को यूज़ करते हैं। ये बोरैक्स बीड होता है, ग्लासी बीड टाइप का बनता है। इसके अंदर जब अलग अलग मेटल्स का आयन डालते हैं तो अलग अलग कलर आता है। ओके, तो क्या है बोरैक्स का हीटिंग इफेक्ट, बोरैक्स को पहले हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा उसका,
अगले बार हीट करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस B2O3 बन जाएगा। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड पे आते हैं, यानी कि H3BO3 जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं। वो ऑर्थोबोरिक और बोरिक एसिड एक ही बात है। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ अ सोपी टच टू इट, मतलब थोड़ा सोपी टेक्सचर आता है, और वाइट है, क्रिस्टलाइन और सॉलिड है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बात याद रखना। इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इसीलिए जो सोपी स्ट्रक्चर है उसी कारण आता है। इसमें लेयर बाय लेयर वो स्लिप हो जाता है हल्का हल्का, और इसीलिए सॉलिड भी है ड्यू टू द H बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। ठीक है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। प्रॉपर्टी है तो है दिया हुआ NCERT में, ये प्रॉपर्टी है, जैसे याद रखना है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ऑर्थोबोरिक एसिड हैज अ लेयर स्ट्रक्चर, और इसमें जो प्लेनर BO3 यूनिट्स है, ठीक है, BOH3 जो यूनिट्स है वो H बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से H बॉन्ड से सब जुड़े हुए रहते हैं। तो ये है ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो ऑर्थोबोरिक एसिड वापस से आते हैं। ठीक है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें प्लेनर BO3 यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे? एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग के थ्रू। नाउ बोरिक एसिड की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, है ना, नाम में ही है बोरिक एसिड। अब बात यह है कि जब बोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो वो अपना तो कोई हाइड्रोजन देता नहीं है। वो क्या करता है, इंस्टेड वो वाटर का OH- ले लेता है। तो वाटर का क्या ले लेता है, OH-। अब वाटर को OH- निकाल लो तो क्या बचेगा, H+। तो सबको लगता है कि BOH3 एक हाइड्रोजन दिया है, लेकिन नहीं, वो हाइड्रोजन किसका होता है, वो वाटर का हाइड्रोजन होता है। नाम किसका होता है, BOH3 का, यही होता है। ठीक है, पर ध्यान में रखना है कि बोरोन ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन नहीं देता है। इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। हम लोग इसको एसिड मानते हैं, यही बड़ी बात है, बस मानते हैं तो मानते हैं, वही बात है। ठीक है, इट्स अ वीक मोनोबेसिक। इसको मोनोबेसिक क्यों मानते हैं, कि इसका एक मोल वाटर के एक मोल के साथ रिएक्ट करके एक मोल H+ देता है। ठीक है, अब वो H+ किसका है वो अलग बात है, लेकिन देता है। तो इसमें थोड़ी बेइज्जती हो गई ऑर्थोबोरिक एसिड की, लेकिन यही है सच कि वो अपना H खुद से नहीं देता है, वो वाटर का ही H चुरा लेता है, और वही दिखा देता है कि लो मेरा H है ये। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। हाँ, अब इसका हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। H3BO3 को जब हीट करते हैं हम लोग 370 केल्विन के ऊपर, यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो HBO2 बनता है, जिसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बनता है, HBO2 मेटाबोरिक एसिड। सोडियम मेटाबोरेट था ऊपर NaBO2, वैसे ही HBO2। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड। उसको जब हीट करेंगे दोबारा से तो टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, अजीब सा हो गया थोड़ा सा, हमको पता है, लेकिन यही है, याद रखना है। बोरिक एसिड, फिर मेटाबोरिक एसिड, फिर टेट्राबोरिक एसिड। बोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक। ठीक है, टेट्राबोरिक में क्या होता है, H2B4O7। फिर दोबारा से उसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकाल के देखो, टेट्राबोरिक में से H2O हटाओ, देखो क्या बनता है, B4O6 या फिर B2O3। ठीक है, वो क्या होगा, बोरिक एनहाइड्राइड, या फिर बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, या फिर बोरोन ऑक्साइड, सब नाम इसी के हैं। बोरिक एनहाइड्राइड, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, ये 3 नाम है B2O3 का। तो बोरिक एसिड को हीट करने से क्या होगा, पहले 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड, फिर हीट करेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड, फिर हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हम लोग को याद में रखना है। अब आगे जाते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तीसरा कंपाउंड क्या इंपॉर्टेंट, डाइबोरेन। डाइबोरेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों को, बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग नहीं, ये डाइमराइजेशन, हाँ डाइमराइजेशन, बनाना बॉन्ड, ये सबसे याद होगा ये, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये सब में काफ़ी कॉमन है। इस कंपाउंड के बारे में पूरा इसकी हिस्ट्री उधेड़ के रख देते हैं लोग, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं इसके बारे में। तो इसलिए B2H6 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन भी है, मतलब बहुत से लोगों को पता होता है। हाँ, लेकिन NCERT में कुछ रिएक्शंस दिए हुए जो हमें इन जनरल नहीं पता होती, और वो रिएक्शन काफ़ी अलग टाइप से, उन्हें मतलब एक तरह से याद ही करना पड़ेगा। सारे IOC की तरह याद ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन इसे भी याद ही करना होगा। ठीक है, तो B2H6 का हम लोग रिएक्शंस पे आते हैं। तो पहला रिएक्शन ही जो उसका प्रिपरेशन है कि B2H6 बना कैसे, ऐसा अजीब सा कंपाउंड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो उसको बनाने का तरीका है BF3, बोरोन हैलाइड, बोरोन फ्लोराइड में हम लोग ला, ऑर्गेनिक पढ़े हो सब कोई, तो ला पता होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर LiAlH4। ठीक है, तो ला LiAlH4 डालते हैं, AlH4, तो क्या बनता है, अब इसको रिड्यूस करेगा तो बोरोन में हाइड्रोजन चिपक देगा, B2H6। लिथियम उसका फ्लोरीन खुद ले लेगा,
LiF, और एल्यूमिनियम भी उसका फ्लोरीन खुद ले लेगा, तो AlF3। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, BF3 प्लस ला करेंगे तो अपना H ला B को दे देगा, और B का जितना भी फ्लोरीन है वो लिथियम और एल्यूमिनियम आपस में बांट लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ पहला वाला। दूसरा लेबोरेटरी मेथड प्रिपेयर करने का, NaBH4, ये भी एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है ये भी। NaBH4 या फिर SBH भी बोलते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, SBH या फिर NaBH4 प्लस आयोडीन डालते हैं तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन को रिड्यूस कर देगा। तो क्या होगा, Na बन जाएगा, I माइनस हो गया, Na प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और हम लोग का प्रोडक्ट B2H6 जो बनना चाहिए वो तो बनता ही है। ठीक है, गैस इवॉल्व होता है, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस, ये बात को ध्यान रखना है। और तीसरा इंडस्ट्रियल मेथड इसको प्रिपेयर करने का। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, वही BF3 और फिर इस बार NaH को यूज़ कर रहे हैं। NaH भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस की तरह काम करता है, तो फिर से यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो B2H6 प्लस NaF। फर्स्ट रिएक्शन की तरह ये लगभग काफ़ी हद तक। सेकेंड रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, NaBH4 प्लस I2। तो इसमें क्या होगा, आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा, Na बन जाएगा, B2H6 तो बनेगा ही, और हाइड्रोजन गैस भी साथ में इवॉल्व होगा, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डाइबोरेन इज अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 180 केल्विन, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे उबला हुआ ही रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। इट कैचेस फायर वेरी इजीली एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब ये आग पकड़ता है तो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसको अच्छे से रखना चाहिए कि नीचे रिएक्शन दिया हुआ है B2H6 प्लस 3O2 इस B2O3 प्लस 3H2O। ठीक है, एयर में जब बर्न हुआ जिसका डेल्टा H देखो कितना ज़्यादा है, जिसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हीट है -1976 किलो जूल पर मोल, एक मोल से इतना किलो जूल, 2000 किलो जूल के आसपास की एनर्जी निकल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो इसीलिए ये बहुत स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है, बहुत अच्छे से बर्न करता है ये। ठीक है, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, +3 कंपाउंड है तो +3 वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा, BuHO3 प्लस H2। ठीक है, और जब इसमें हम लोग अमोनिया डालते हैं, ये बात को ध्यान रखने का है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जब B2H6 में अमोनिया डालते हैं तो उसका क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, दो बोरोन जो उसका बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड टूट जाता है, और एक BH2 का यूनिट बचता है और एक BH4 का यूनिट बचता है। B2H6 दो पार्ट में टूट जाते हैं, BH2 और BH4। ओके, दोनों बनाना बॉन्ड एक तरफ कट जाते हैं, तो BH2 में अमोनिया आके जुड़ जाता है, दो अमोनिया आके उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो बोरोन का वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और फिर दूसरा वाला जो BH4 है वो अपने आप में कंप्लीट क्योंकि 4 है। ठीक है, तो बोरोन को क्या मतलब, मेरा ऑर्बिटल को भर दो, तो उसका ऑर्बिटल बस भरने से मतलब है, तो वो अमोनिया भरे कि हाइड्रोजन भरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है जिसमें कि दोनों बनाना बॉन्ड्स एक बोरोन के पास चल जाता है, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ बोरोन है जिसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, उसमें 2 अमोनिया अटैक कर देता है और उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, BH2NH3 प्लस, ये पूरा प्लस में, और BH4 माइनस में। इसको कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, B2H6 और 2NH3। तो देखो, बहुत ही मासूमियत से कोई लिख सकता है कि ये है B2H6 और 2NH3, और पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि ठीक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, लेकिन उसके अंदर ये आयनिक कंपाउंड है। ये बात को ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड भी, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड भी है इसके अंदर। ठीक है, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि B2H6 प्लस NH3 करेंगे तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक प्रोडक्ट बनता है, और उसको जब हीट करते हैं तो B3N3H6, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज उसका बेंजीन से रिलेटेड है, डिफरेंट भी है लेकिन काफ़ी रिलेटेड भी है, तो उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, B3N3H6 प्लस 12H2, जो H2 तो अपना निकलेगा ही। और भी 2 रिएक्शन दिए हुए हैं B2H6 के, तो B2H6 में जब NMe3, मतलब कि जैसे यहाँ पे NH3 डाले, वहाँ पे NMe3 ट्राईमिथाइल अमीन, ठीक है, NMe3 डालेंगे तो क्या होगा, उसमें एडक्ट बनेगा, जो हम लोग अमोनिया के साथ इमेजिन कर रहे थे वो एक्चुअली अमोनिया के साथ नहीं होगा। अमोनिया इज़ अ प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है कि एक H है जिसमें भी एक H बॉन्डिंग होगा, जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H बॉन्डिंग होगा वो इसको हेट्रोलिटिकली क्लीव कर देगा। ठीक है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो यही सीधी बात है कि अमोनिया इसको कट कर रहा है, NMe3 नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग नहीं है,
CO नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग नहीं है, जिसमें H बॉन्डिंग होगा वो कट कर देगा बोरोन को, ठीक है। B2H6 प्लस 2NMe3 BH3 प्लस BH3 डॉट NMe3, जिसको बोलते हैं एडक्ट, इसको बोलते हैं एडक्ट, ठीक है। NMe3 अपना जो लोन पेयर है वो BH3 में डोनेट कर दिया। सिमिलरली B2H6 प्लस 2CO में BH3 डॉट CO बन जाता है, ये भी एक एडक्ट है, ठीक है। और ये दोनों लुईस बेस हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए, और ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसको बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है। हम लोग B2H6 के स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। तो जो बीच में जो H को लेके जो बॉन्ड है, जो इसमें दिखाया हुआ है नोट्स में, जो H को लेके जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड या फिर प्रोटोनेटेड डबल बॉन्ड। 3 नाम है, एक और नाम है एक्चुअली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं उसको? ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, प्रोटोनेटेड डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मान लो तुम एक तरह से ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि B और B के बीच में एक डबल बॉन्ड था और दोनों डबल बॉन्ड में हम एक H और H लगा दिए, तो ऐसा बनेगा। मान सकते हैं इस बात को, तो बोलते हैं प्रोटोनेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसके 4 नाम है। और जो नॉर्मल BH बॉन्ड है, जो साइड वाला टर्मिनल बॉन्ड्स है, वो क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 सेंटर बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। लेकिन जो ब्रिज बॉन्ड है उसमें क्या होता है? 3 सेंटर है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, वो भी दोनों हाइड्रोजन का, ठीक है। मतलब 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 2 बोरोन का, मतलब ये था, ठीक है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ ब्रिज बॉन्ड का टर्मिनल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबा सा बॉन्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ डेटा भी दिया हुआ है NCERT में, इसका मेरे ख्याल से इसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ ब्रिज बॉन्ड का ज़्यादा होता है टर्मिनल बॉन्ड से, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ब्रिज बॉन्ड का ज़्यादा होता है टर्मिनल बॉन्ड से। तो ये बहुत अजीब सा फेनोमेना है, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड का ज़्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ब्रिज बॉन्ड का ही ज़्यादा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाया गया है, कोशिश किया गया है कि जो 2 बोरोन है और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में रहते हैं। 2 बोरोन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में रहते हैं, और जो ब्रिज बॉन्डिंग वाले जो हाइड्रोजन है वो एक ऊपर और एक नीचे रहता है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। दोनों बोरोन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का B2H6 के बारे में जानकारी। अब कुछ और छोटे मोटे कंपाउंड्स है, हाइड्रिडोबोरेट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रिडोबोरेट, बोरोहाइड्राइड, एक ही बात है, ठीक है। उसमें BH4 माइनस आयन को यूज़ होता है, जैसे कि MH, कोई भी M मतलब कोई भी मेटल, लिथियम सोडियम करके मेटल NaH प्लस B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर क्या बनता है? M प्लस BH4 माइनस, जो हम लोग NaBH4 जो कि हम रेड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, वो कैसे बनता है आज पता चल गया। कैसे बनता है? NaH में हम लोग जब B2H6 डालते हैं तो NaBH4 बन जाता है। मीडियम होना चाहिए, ईथर मीडियम होना चाहिए, डाइथाइल ईथर, ओके। LiBH4 एंड NaBH4 आर यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सबको पता है ये बात, ठीक है। ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है दोनों का। अब आते हैं इधर यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। सो बोरोन इज एन एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्ट, देखो ये NCERT में ये पूरा पैराग्राफ था लंबा चौड़ा, मैंने बस इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दिए, ये भी याद करना को ऐसे देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन बस हाँ एक आइडिया होना चाहिए कि बोरोन हार्ड है, तो कोई भी हार्डनेस से रिलेटेड वाला चीज़ बोरोन से रिलेटेड होगा। ऑर्थोबोरिक एसिड का सोल्यूशन एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी आता है ये पार्ट, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड का सोल्यूशन किस तरह काम करता है? आई एंटीसेप्टिक की तरह। बोरैक्स और बोरिक एसिड को ग्लासेस बनाने में यूज़ किया जाता है, हीट रेजिस्टेंट, क्योंकि दोनों का हीट के टूवर्ड्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी हार्ड रिफ्रैक्टिव सॉलिड होता है बोरोन, ये बात पता होना चाहिए। उसका डेंसिटी कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डेंसिटी कम क्यों होता है? याद है, डेंसिटी बढ़ता है डाउन द ग्रुप, इसीलिए कम होता है इसका, ठीक है। तो H3BO3 में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। बोरोन इज हार्ड सो इट इज़ यूज टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन फाइबर्स आर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। बोरोन 10 आइसोटोप जो B10 है उसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर कंट्रोल रॉड जिसको बोलते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि रिएक्शन अनकंट्रोल ना हो, ताकि जो चेन रिएक्शन है वो सस्टेन्ड रिएक्शन रहे, वो अनकंट्रोल ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करना पड़ता है।
तो जो B10 आइसोटोप है इट इज़ अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसीलिए वो तुरंत जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। एल्यूमिनियम का यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम इज अ ब्राइट सिल्वरी मेटल, इट इज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हैज़ ट्वाइस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर कॉपर वेट टू वेट बेस। अब बात यह है कि एल्यूमिनियम काफ़ी हल्का होता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी में कॉपर के जस्ट बाद यही आता है। कंडक्टिविटी ऑर्डर पता है, पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कॉपर के बाद यही आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज वायर जो बनाना होता है या कुछ होता है तो हम लोग एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं। क्यों? ताकि वेट भी कम रहे, मतलब कि मटेरियल कम लगे। ठीक है, और कंडक्टिविटी में उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर वेट टू वेट बेसिस पे देखें कि सेम वेट अगर हम लोग कॉपर का लें या सेम वेट एल्यूमिनियम का लें तो एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी लगभग ट्वाइस होता है कॉपर से, वेट टू वेट बेसिस पे। ऐसे तो कॉपर का ही ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम यूज मेक पाइप्स, ट्यूब्स, रॉड्स। एल्यूमिनियम फॉइल बहुत फेमस है, एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड वायर्स। ठीक है, वायर्स भी बनता है, एल्यूमिनियम रॉड भी। ये सब चीज़ें इन जनरल में पता होनी चाहिए। इट इज़ यूज इन पैकिंग, इन मेकिंग यूटेंसिल्स। घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ होते थे पहले। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल से पैकिंग होता है, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। एंड इन एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का काफ़ी अलॉयज़ का यूज़ होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम्स एंड इट्स कंपाउंड्स नॉट यूज डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ टॉक्सिक नेचर। हाँ, तो मैंने बोला था यूटेंसिल पहले यूज़ होते थे, अब क्यों नहीं यूज़ होते? क्योंकि वो उनमें पाया गया कि टॉक्सिक नेचर होता है, तो इन्हें यही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम लोग का ग्रुप 13 ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप इसके कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर इसमें मैसेज करने का ऑप्शन रहता है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा। आप बाकी पॉडकास्ट भी सुनिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हमें लगे रहना है। बाय।